हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पे सीरीज चला रहा हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ना, मैं उसको यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैपिंग के साथ, इमेजेस के साथ मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं सौरमंडल के टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, ब्रह्मांड के टॉपिक वीडियो बना चुका हूँ, ग्रहों से संबंधित वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ पे अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अक्षांश और देशांतर संबंधित जो भी लिंक है मैं उसको दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कर्क संबंधित, कर्क रेखा से संबंधित, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा क्या है, ठीक है, इन पे संबंधित जो भी प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट, उसको बताऊंगा और साथ ही साथ इमेजेस भी दिखाते चलूंगा आपको, ठीक है। तो देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो फिटकू की समस्या जो भी है, फिटकू की समस्या की कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में इसको जानना है तो मैं इसको बताता चलूंगा, ठीक है। और मैं CSK CM क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ अगेन। और चलिए देने को तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला और देखते हैं कितना जल्दी आपको यहाँ पे मैं यहाँ इसका रिवीजन करा सकता हूँ। रिवीजन कराने से पहले या प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, वो आप देख लीजिए। कल जब मैं बताया था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, तो ये जो विषुवत रेखा है ना, मैंने ये भी बताया था वहाँ पे कि ये एक अक्षांशीय रेखा है। कैसे? क्योंकि जो विषुवत रेखा है वो यहाँ पे देखेंगे आप कि पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है, ठीक है। ये लेटी हुई रेखा है, ठीक है, लेटी हुई रेखा है। और मैंने बताया था कि जो पश्चिम से पूर्व तरफ खींची गई रेखाएं हों और वो लेटी हुई हो तो उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड या अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा भी 0 डिग्री पे एक अक्षांशीय रेखा है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जब पृथ्वी के दो गोलार्धों में बांट देती है तो इसे नॉर्थ गोलार्ध बोलते हैं और इसे साउथ गोलार्ध बोलते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और अब देखिए ये जो रेखा गुजर रही है ना, ये ग्लोब पे आप दिखाई दे रहा होगा, तो ये किसी न किसी देश से होके जाती होगी, समुद्र से होके जाती होगी, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से जा रही है विषुवत रेखा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो ये ग्लोब देख रहे हैं पूरा पृथ्वी पे और विषुवत रेखा यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये पूरा राउंड मार के आई है यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसे घूम के ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसकी अगर लंबाई की बात करें ना, कितनी लंबी ये रेखा हो सकती है, तो ये लगभग 40,090 किलोमीटर लगभग ये लंबी हो सकती है। और ये बताया जाता है कि ये जो रेखा है ना, इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है। कोई इस तरह से ग्लोब पे या पृथ्वी पे कोई असली में, मतलब कह सकते हो वास्तविक में कोई रेखा नहीं खींची गई, बल्कि ये काल्पनिक रेखा है। एक इमेज मतलब कल्पना करके ये रेखा खींची गई है, ठीक है। तो ये जो रेखा है ना, वो जो ये लाइन है, जैसे कि 40,000 किलोमीटर है टोटल अगर मान लेते हैं लगभग, तो 78% तो ये जलीय भाग से गुजरी हुई रेखा है, ठीक है, 78%। और यहाँ देखेंगे 21% लगभग ये स्थलीय भाग से, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे देश स्थित होंगे, ठीक है, कुछ लैंड होगा, तो इस तरह से स्थानों से वो गुजरी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे विषुवत रेखा के बारे में, उसके बाद यहाँ पे मकर रेखा के बारे में और कर्क रेखा के बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं बताया था जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो ऊपर की जब देख मान लीजिए ध्रुवों पे, विषुवत रेखा पे तो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये छोटी होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो और देख लेते हैं इस पर क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगर यहाँ बात करें ना भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पे अगर पूछे आपसे या विषुवत रेखा पूछे तपांतर कितना होता है, तो तपांतर यहाँ पे सबसे कम होता है। सबसे कम तपांतर मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ना, तापांतर मतलब ताप का अंतर, कि कितने देर तक ठंडी रह रही, कितने देर तक गर्मी रहती है। तो यहाँ पे तापांतर बहुत ही कम होता है क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। हमेशा सॉरी यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है उसको भी मैं दिखाऊंगा आगे वाले क्वेश्चंस में, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे विषुवत रेखा पे तापांतर जो होता है वो सबसे कम पाया जाता है। और एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ देखेंगे ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं, एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती है और वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि दो रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है, तो दो रेखाएं यहाँ पे साउथ अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। और कौन कौन सी हैं? वो है वो है भूमध्य रेखा और यहाँ पे मकर रेखा। ये सब मैं आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि देखिए जो ये भूमध्य रेखा है कौन कौन से देश से होके जाती है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक बार मैप में आप देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से शुरुआत करते हैं, साउथ अमेरिका महाद्वीप से। तो यहाँ देखेंगे ये इक्वाडोर से प्रवेश करती है, उसके बाद ये कोलंबिया जाएगी, फिर ब्राज़ील जाएगी। यानी कि साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये तीन देशों से होके ये रेखा गुजरती है। उसके बाद ये आगे चलती है अटलांटिक महासागर होते हुए ये पहुंचती है अफ्रीका
महाद्वीप के पास। तो यहाँ पे जो साओ टोम एंड प्रिंसिप है वहाँ से ये प्रवेश करती है। उसके बाद गैबोन जाती है। उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जाती है। ठीक है, ये दो अलग अलग देश हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और एक है रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो इन दोनों को आप ध्यान रख देंगे। उसके बाद ये युगांडा जाती है। उसके बाद केन्या, फिर सोमालिया। उसके बाद आगे चलेंगे तो हिंद महासागर होते हुए ये मालदीव होते हुए, ठीक है, ये भारत रेखा नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं जाती है। ठीक है, तो ये देखेंगे, सॉरी, हाँ, ये आप देख लीजिए, भूमध्य रेखा जब भारत से होकर नहीं जाती है और ये वाला पार्ट जो है ना नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध हो गया, यानी यहाँ से कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से अब हिंद महासागर होते हुए मालदीव होते हुए ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं लोग इंडोनेशिया, ये रेखा इंडोनेशिया पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये किरिबाती भी पहुँच जाती है। ठीक है, और ये मैं उन देशों का लिस्ट दे रखा हूँ जहाँ से ये भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वो लगभग कितनी है। तो मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 40,000 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लंबाई पूछ रहा है, इस रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो 40,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित समूहों में से किसी एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो एक समूह ऐसा है देशों का जहाँ से ये भूमध्य रेखा गुजरती है, वो आपको बताना है। तो आपको बताना है क्या ब्राज़ील और जाम्बिया और मलेशिया से गुजरती है। तो इधर देख लीजिए, क्या जाम्बिया का नाम इधर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं भी जाम्बिया का नाम इसमें नहीं दिखा होगा जहाँ पे मैं बताया था, बल्कि ब्राज़ील तो है, मलेशिया है, हाँ मलेशिया भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको। मलेशिया से भी ये, सॉरी एक मिनट, ये मलेशिया से नहीं, इंडोनेशिया से जाती है। तो यहाँ पे जाम्बिया और इंडोनेशिया से, सॉरी मलेशिया से नहीं जाती है, ब्राज़ील से जाती है। तो एक इसमें सही है सिर्फ। ठीक है, अगर बी देखें यहाँ पे, तो कोलंबिया, क्या कोलंबिया से जा रही है? हाँ कोलंबिया से जा रही है। क्या केन्या से जा रही है? तो हाँ, यहाँ पे केन्या भी देखने को मिल जाएगा, केन्या से भी जा रही है। क्या इंडोनेशिया से जा रही है रेखा? हाँ, यहाँ पे इंडोनेशिया से भी जा रही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे ना इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा मैपिंग यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, बार बार आप जब मैपिंग देखेंगे, देशों का नाम सुनेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या साओ टोम प्रिंसेप से होकर विषुवत रेखा जाती है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साओ टोम प्रिंसेप है, हाँ यहाँ से जाती है, यानी कि यहाँ से तो गुजर रही है। अब पूछ रहा है क्या ब्राज़ील से होकर जाती है क्या? हाँ ब्राज़ील से, देखिए ब्राज़ील से भी होकर ये जा रही है। क्या केन्या से होकर जाती है क्या ये? हाँ केन्या से भी होकर जा रही है। तो ऑप्शन डी बचा, यानी कि मैक्सिको से होकर नहीं जाती है। मैक्सिको की लोकेशन आपको यहाँ दिखाई देगा, और ये रेखा तो साउथ अमेरिका से जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, और मैक्सिको की लोकेशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैक्सिको से ये नहीं जाती, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे चलें, तो यहाँ बताना है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, क्या गैबोन से होकर गुजरती है क्या ये रेखा? हाँ ये देखिए गैबोन यहाँ दिया है, तो गैबोन से होकर तो ये जाती है। क्या सोमालिया से होकर जाती है? हाँ सोमालिया भी यहाँ दिया है, सोमालिया से भी होकर जाती है। क्या भूमध्य रेखा गिनी से होकर जाती है? नहीं, गिनी की खाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये गिनी से होकर ये नहीं जाती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा गिनी से। क्या रवांडा से ये होके जाती है? नहीं, रवांडा से तो नहीं होके जाती है ये, बल्कि युगांडा से होके जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से नहीं गुजर रही है? ये 3 और 4। ठीक है, ये 3 और 4 जो ऑप्शन में, यहाँ से ये रेखा नहीं गुजरी। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में कि कहाँ से ये रेखा जाती है, कहाँ से नहीं जाती है। तो बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैप से ये बार बार, मतलब कह सकते हैं 1-2 बार वीडियो देख लेंगे ना, तो बार बार मैपिंग से आपको ये याद हो जाएंगे देश। तो अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये फिर से एक प्रश्न है, ये सब बार बार प्रश्न पूछा गया और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन होता रहे। तो यहाँ देख लीजिए, किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भारत, ऑप्शन डी यहाँ पे भारत सही होगा। यहाँ से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती, अभी मैं बताया ही था। भारत की लोकेशन देखिए यहाँ पे है, और ये रेखा यहाँ से निकल जा रही है। ठीक है, भूमध्य रेखा तो भारत से होकर ये नहीं जाती, किरिबाती से, मालदीव और इक्वाडोर से होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे चले, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, इधर देख लीजिए, इसका सही जवाब है केन्या। तो केन्या तो इस पे स्थित है ही, यहाँ पे देख लीजिए केन्या यहाँ पे है। कोलंबिया भी यहाँ पे स्थित है। कांगो रिपब्लिक, तो कांगो रिपब्लिक भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब कह रहा है ब्रुनेई, तो ब्रुनेई यहाँ पे स्थित नहीं है। ये पूछा कौन सा अवस्थित है, हालांकि यहाँ पे ये होना चाहिए कि कौन सा अवस्थित नहीं है, तो ब्रुनेई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, तो जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो है, मैं अभी शुरू में ही बताया था कि जो भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पे सूर्य की किरणें
हमेशा सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊं, अगर ये देखिए एक इमेज है, ये सूर्य है, सन है, और ये पृथ्वी है। ठीक है, अगर पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है, पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे है, और माने ये 0 डिग्री लाइन है, तो जब भी सूर्य का किरण यहाँ पड़ेगा, ठीक है, अगर ये साउथ पोल पे पड़ रहा है, साउथ पोल पे, फिर भी इसकी किरणें जो है ना यहाँ तक तो जाती ही जाती हैं, विषुवत रेखा तक। ठीक है, अगर इस वाली स्थिति में देखें, यहाँ भी अगर साउथ पोल पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ तक तो जाती ही जाती हैं, 0 डिग्री तक। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी अगर साउथ नॉर्थ पोल पे अगर पड़ रही हैं तो यहाँ तक 0 डिग्री तक तो ये जाती ही जाती किरण है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण वहाँ पे हमेशा निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, वहाँ पे हमेशा निम्न वायुदाब होता है, और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी और ठंडी में अंतर नहीं होता, यानी कि वहाँ पे तापांतर जो होता है वो न्यून पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा पर। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है तो वो अक्षांशीय रेखा भूमध्य रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं। ओके, तो आगे चलें, ये सब बता दिया मैं। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात की जा रही है। ठीक है, कह रहा है कि ये एक निम्न वायुदाब पेटी है, और ये कहाँ स्थित होती है, तो ये भूमध्य रेखा पर ही स्थित होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, तो ये नाम पे चले जाइए। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसे ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं पूरा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो एरिया होती है उसे ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। और इसी एरिया के बीच यानी इंटर ट्रॉपिकल, इन्हीं एरिया के बीच की बात की जा रही है, इसी एरिया के बीच की बात की जा रही है। ठीक है, इसी एरिया के बीच की बात की जा रही है, जिसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। कौन कन्वर्जेंस कर रहा है, तो यहाँ से हवाएं जो है ना, यहाँ से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ कन्वर्जेंस करती हैं, आके मिलती है भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने लगती है, जिससे कि यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी जब होगी तो यहाँ हवाएं ऊपर उठने लगती है, जिससे कि यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है। तो पूछ रहा है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण करता है, और ये कहाँ पे निर्माण करता है, तो ये भूमध्य रेखा पे करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब प्रश्न आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मकर रेखा से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मकर रेखा से संबंधित। और देखिए, पहले मकर रेखा को बताने से पहले मैं कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको क्या है। मैंने बताया था ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ओके, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे आप देखेंगे नॉर्थ में, क्योंकि इसके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ में अक्षांश की गिनती होती है। तो इसके ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे आपको देखने को मिलेगा कर्क रेखा। ठीक है, और यही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे साउथ में तो 23.5 डिग्री साउथ में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो इसी मकर रेखा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया कि लंबवत हमेशा सूर्य की किरण विषुवत रेखा पे पड़ती हैं, लेकिन जो ये रेखा है ना मकर रेखा और यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे भी सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, या कह सकते हैं लंबवत पड़ती है एक समय पे। और वो समय कौन सा है, यहाँ पे जब साउथ में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पे लंबवत सूर्य की किरण 21 से लेकर 21 से 22 दिसंबर के बीच चमकती है। और इस समय साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कह सकते हैं सबसे बड़ा दिन माना जाता है 21 और 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे चलें, इससे संबंधित और कुछ बात यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखने से पहले मैं मकर रेखा पे जो भी स्थित देश है उनको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा, ये दोनों ऐसी रेखाएं हैं जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स होके जाती हैं। और यहाँ पे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ऐसी रेखाएं हैं जो एकमात्र महाद्वीप ऐसा है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ओके, तो अगर मकर रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, देखिए यहाँ पे तो ये चिली से होके जा रही है, अर्जेंटीना से होके जा रही है, यहाँ पे पराग्वे है उससे होके जा रही है, और यहाँ पे ब्राज़ील है उससे होके यहाँ से जा रही है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। फिर ये अटलांटिक महासागर होते हुए ये पहुँच जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। वहाँ पे देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में तो ये देखेंगे तो नामीबिया से होके जा रही है। फिर यहाँ बोत्सवाना दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका दिखाई देगा। उसके बाद ये मोजाम्बिक है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेडागास्कर दिखाई देगा। उसके बाद सीधे ये हिंद महासागर होते हुए ऑस्ट्रेलिया निकल जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये है उन देशों की लिस्ट जहाँ से ये मकर रेखा गुजरती है। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे मकर रेखा नहीं गुजरती अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें से आप देख लेते हैं क्या ब्राज़ील से जाती है क्या,
हाँ यहाँ देखिए ब्राज़ील, मैंने बताया था ब्राज़ील से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। क्या ये पराग्वे से जाती है क्या? हाँ, यहाँ पराग्वे भी स्थित है जो कि यहाँ से मकर रेखा जाती है। क्या अर्जेंटीना से जाती है क्या? हाँ, ये अर्जेंटीना भी यहीं पे स्थित है जहाँ से ये रेखा गुजरती है। क्या ये बोलीविया से जाती है क्या? नहीं, बोलीविया से नहीं जाती। बोलीविया यहाँ स्थित है और मकर रेखा यहाँ से जा रही है, तो बोलीविया से ये रेखा नहीं गुजरती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे बोलीविया आपको दिखाई देगा और ये ब्राज़ील है और ये पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, यहाँ से ये रेखा गुजर जाती है, ठीक है। ये बोलीविया तक नहीं जाती है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, ये आपको बताना है। क्या ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा जाती है? यहाँ देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मैप में दिखाई देगा और यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है, ठीक है। क्या ब्राज़ील से जाती है? हाँ, ये ब्राज़ील से भी होके जाती है, यहाँ से देखेंगे ब्राज़ील से। क्या ये नमीबिया से होके जाती है? हाँ, ये नमीबिया से भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहाँ पे नमीबिया है, यहाँ पे बोत्सवाना है और यहाँ साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे मोजाम्बिक है। तो यहाँ पे नमीबिया से भी होकर ये रेखा जाती है। क्या चिली से होके जाती है? हाँ, ये चिली से भी होके जा रही है। यानी कि यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है ना वो सही दिए हुए हैं। यहाँ से होकर ये चारों ऑप्शन से होकर मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, ठीक है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, तो यहाँ प्रश्न है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, यानी कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, यानी कि ये मान लेते हैं ये 0 डिग्री यहाँ पे इसका साउथ वाला पोल है, तो साउथ पे जब ये लंबवत चमक रही हैं, ठीक है, साउथ पे ये जब लंबवत चमक रही हैं तो नॉर्थ में क्या होगा मान लेते हैं, ठीक है, ये है पृथ्वी, ओके। यहाँ पे साउथ पे लंबवत जब एक चमक रही है तो नॉर्थ में क्या होगा? तो जब यहाँ पे लंबवत चमक रही है साउथ में, ठीक है, मकर रेखा पे, तो यहाँ पे तो गर्मी होगी, पूरा गर्मी होगी, यानी कि निम्न वायुदाब होगा। और इधर होगा उच्च वायुदाब, यानी कि कर्क रेखा पर उस समय उच्च वायुदाब, यानी कि ठंडी वाला मौसम इधर होगा, ठीक है। इस समय ठंडी वाला मौसम होगा, यानी कि भारत की तरफ जो होगा वो ठंडी वाला मौसम होगा, यानी कि उधर उच्च वायुदाब आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कह सकते हैं कि भारत की तरफ ये उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब वहाँ पे विकसित होगा, यानी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होगी और यहाँ पे ठंडी वाला मौसम होगा। जब ठंडी वाला मौसम होता है तो उसे उच्च वायुदाब कहते हैं, जिधर गर्मी वाला मौसम होता है वहाँ निम्न वायुदाब कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेंगी, और यहाँ पे उच्च वायुदाब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हवाएं गर्म नहीं होती हैं और वो नीचे ही बैठी रहती हैं, इसलिए यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में कौन सी घटना घटित होगी? तो उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अभी मैं सब इन रेखाओं के बारे में बताया था, किन्हें अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री है, इसके नॉर्थ साउथ में जाएंगे, साउथ में तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। इसके नॉर्थ में जाएंगे 23.5 डिग्री पे, उत्तरी अक्षांश पे, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तब अभी मैंने जब बताया था कि 21 से 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, यानी कि दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, तो 21 से 22 दिसंबर में वहाँ पे बड़ा दिन होता है। वही जब ये उत्तर में होता है, उत्तरायण जब इसका होता है, जब ये उत्तर में होता है तो ये 21 जून को यहाँ पे बड़ा दिन देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आगे चलें, यहाँ इससे संबंधित जो भी इस पे जैसे कर्क रेखा पे जो भी स्थित देश है उसको मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है भूमध्य रेखा, ये है साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक मकर रेखा दिखाई देगा, और इधर दिखाई देगा आपको कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे नॉर्थ अमेरिका से प्रवेश करती है, मैक्सिको जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाएंगे तो बहामास आइलैंड है, बहामास आइलैंड से होते हुए फिर ये अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है, जहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न अफ्रीका से प्रवेश करके मारितानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फारस की खाड़ी होते हुए, सॉरी लाल सागर होते हुए ये सऊदी अरब निकल जाती है। उसके बाद फारस की खाड़ी होते हुए ये यूएई, ओमान, फिर यहाँ पे इंडिया में भी कर्क रेखा जाती है। उसके बाद बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ये निकलते हुए ताइवान तक जाती है ये रेखा, ठीक है, यहाँ पे ताइवान तक जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है इसकी, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित यही प्रश्न पूछेगा कि ये जो कर्क रेखा है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर जाती है, तो आप ये लिस्ट चेक कर लेंगे, इस लिस्ट को देख लेंगे, बार बार मैपिंग देख लेंगे, तो जिससे कि ये
क्लियर हो जाएगा कि किस किस देश से होके जाती हैं। वैसे ही मकर रेखा के बारे में भी पूछा जाएगा, वैसे ही कर्क रेखा के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि ये किन किन देशों से होकर जाती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है। भूमध्य रेखा के बारे में भी ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देशों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार ये मैपिंग देखेंगे तब भी आप देश याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इससे संबंधित और जो भी कुछ बातें होगी उसको मैं बताऊंगा, जैसे कि इससे संबंधित एक और टॉपिक है जिसे हम दिन रात कहते हैं, डे नाइट कहते हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न लाऊंगा मैं, चाहे 5 ही मिनट की वीडियो लेकिन लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं आज। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में।